बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। तो आज हम पहुंच चुके हैं जी इसके थर्ड लेक्चर में। तो आगे मूव करने से पहले हम लोग देखें कि लास्ट लेक्चर में जो हमारा फोकस था वो क्या था। बेसिकली तो आप लोगों ने ये जो कोर्स है जिस पे आपने फोकस नहीं किया, मतलब आपको नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आप प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नहीं थे, तो उसमें है कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन टॉप लेवल पे इसको देखा। वेरिफिकेशन से हमारा मतलब ये था कि हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि अभी तक हर चीज़ ठीक ठीक तरीके से चल रही है, ठीक तरीके से रिक्वायरमेंट ले ली गई है, ठीक तरीके से डिज़ाइन कर लिया गया है, ठीक तरीके से आर्किटेक्ट कर लिया गया है, एवरीथिंग वो ठीक तरीके से हो रही है। वैलिडेशन का मतलब था कि यार सब कुछ ठीक तरीके से होने के बाद एक सॉफ्टवेयर जो डेवलप करना था वो ठीक डेवलप हो गया। ठीक है, मतलब जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए था वही डेवलप हुआ है जो कहा गया था। तो इसमें से हमने फोकस किया, फिर हमने कहा टेस्टिंग उसके साथ लिंक अप किया। तो टेस्टिंग कोई भी कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है और जो ऑब्जर्व बिहेवियर इनमें डिफरेंस है वो टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग के बहुत से एग्जांपल हमने इसकी डेफिनेशन देखी है तो हमारे आ चुकी है। फिर हमने देखा एक हमारे पास वेन डायग्राम आई कि ये वो वाला पार्ट है जो सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करना था। ठीक है जी। फिर इसमें से एक पोर्शन ऐसा में नज़र आया जिसमें मैंने कहा कि इसको स्ट्रक्चर किया गया या आसानी के लिए, आप लोगों को आसानी के लिए मैं से कहता हूँ जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, जिसको बेसिकली इसको आसान और आसान कर दो तो ये है कि उसको जिसको प्रोग्राम किया गया। ठीक है, ये वो फंक्शनैलिटी थी जो कि यूज़र ने कही थी डेवलप करने के लिए। ये वो फंक्शनैलिटी है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर्स ने इसको कोड किया। अब इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो आपको कहा गया था कि आपने ये आपके सॉफ्टवेयर ने ये इम्प्लीमेंट करना है, वो कहा भी गया था और डेवलपर ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो वो ये वाला पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन है जो कि स्पेसिफाई हुआ लेकिन कोड नहीं हुआ, और ये वाला वो पोर्शन है जो कोड कर दिया गया लेकिन स्पेसिफिकेशन में कहा नहीं गया था। तो फिर हमने देखा कि अब एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर हमारा जो फोकस होगा वो किसकी तरफ होगा। क्या हमें इसमें से वो फंक्शनैलिटी देखनी है जो स्पेसिफाई हुई है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई, या वो जो इम्प्लीमेंट होगी स्पेसिफाई नहीं हुई, या वो जो इम्प्लीमेंट भी स्पेसिफाई भी हुई। तो जो तीसरा सर्कल हमने देखा था, हमने कहा था कि एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर हमने ये तीनों के तीनों चीज़ों को श्योर करना है कि जनाब ऐसी फंक्शनैलिटी जो स्पेसिफाई होगी मगर कोड नहीं हुई, और एक ऐसा कोड जो कोड तो हो गया स्पेसिफाई नहीं हुआ था, और एक ऐसा पोर्शन जो स्पेसिफाई भी हुआ था कोड भी हो गया। तो ये इसमें हमारे पास खास चीज़ बन सकती है। फिर फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्ट मैं आज रिवाइज करूंगा, लेकिन उससे पहले आज हमने कुछ फिलोसफीज पढ़नी है टेस्टिंग की, उसको देखने के बाद फिर इसकी तरफ वापस आएंगे। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन पहले ये पढ़ लें सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की, फिर आगे मूव करते हैं। जो सबसे पहले जिसके बगैर हमारी कहानी नहीं चल सकती वो जी एरर। एरर क्या होता है? एरर ये है कि एक्चुअल क्या था और आइडियल क्या था, या दूसरे वर्ड में सोच लें, ह्यूमन बीइंग्स मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को हम एरर कह देते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि यार कि रिक्वायरमेंट लिखते हुए हमने कुछ गलती कर दी, वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, एक मेजर फंक्शनैलिटी मिस कर दी, या उसका कुछ उसमें प्रॉब्लम कर दिया। मतलब हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, जब हमारी डॉक्यूमेंटेशन में एरर आ जाएगा जो ह्यूमन बीइंग की मेहरबानी से आता है, तो वो जो एरर आएगा ये एरर आपको लीड करेगा फॉल्ट की तरफ। अब फॉल्ट क्या है? फॉल्ट का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन आपके सिस्टम में आ गई है जो जब एग्जीक्यूट होगी तो सिस्टम को फेलियर स्टेट में ले जाएगी। मतलब फॉल्ट आ चुका है, अब हमें नहीं पता। जैसे हमारी बॉडीज़ हैं, हम कहते हैं जी कि हमने कुछ ऐसा खाया, वो जो हमने कुछ ऐसा खाया जो नहीं खाना चाहिए, तो वो एरर की फॉर्म में हमारी बॉडी में चला गया। उसके बाद अब हमारी बॉडी बन चुकी है फॉल्टी, लेकिन आप चल फिर रहे हैं, आपको ऐसा कोई इशू नहीं आया, लेकिन आपका स्टमक डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि जब वो फॉल्ट एग्जीक्यूट हुआ, मतलब आपको वॉमिट आ गई, आपको टेम्परेचर हो गया, तो बेसिकली अब आप चले गए फेलियर स्टेट में। ठीक है, फेलियर स्टेट का मतलब है कि आपकी जो रिक्वायर फंक्शनैलिटी है वो इनएबिलिटी पे चली गई है। मतलब आपका जो स्टमक है वो इनेबल है उसको हजम करने के लिए। तो इस वक्त हम इसे कहेंगे
कि आपका सिस्टम फेलियर स्टेट में चला गया, अब आप वोमिट कर रहे हैं या बुखार या कुछ भी है, जब आपकी फेलियर स्टेट में चली जाएगी तो फिर आप जाओ डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर साहब डिबगिंग करेंगे कि भाई जी आपने क्या खाया था, उसने आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, और फिर जनाब वो आपके डिबगिंग स्टेट में लेके वो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करेगा और रेक्टिफाई करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में भी आपको नज़र आएंगी कि एक हम देखेंगे कि एरर आया, एरर डॉक्यूमेंट में आ गया, डिज़ाइन में आ गया, कोड में आ गया, आर्किटेक्चर में आ गया, कहाँ भी आ गया, वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया अपनी मेहरबानी से। अब जब एरर इंट्रोड्यूस हुआ तो डेफिनेटली वो वहाँ पे एक फॉल्ट हो चुका है, सॉफ्टवेयर में फॉल्ट आ चुका है। अब ये जो फॉल्ट है जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, अच्छा अब हम उससे पूछेंगे कि जी सॉफ्टवेयर में ये क्या मतलब हुआ एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक सिस्टम डेवलप किया, हमने कहा जी कि अगर एक स्टूडेंट है उसका CGPA 4/4 आ जाता है, ठीक है, कंसेक्टिव 2 सेमेस्टर में 4 CGPA ले लेता है कंसेक्टिव 2 सेमेस्टर में, तो इस बच्चे को 50,000 रुपया एज आ प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हमने जहाँ 50,000 लिखना था हम इसको 5 लाख लिख दिया, गलती से हमने एरर इंट्रोड्यूस करवा दिया, अब फॉल्ट आ चुका है हमारे सिस्टम में, हमने कोड भी कर दिया ना इसको। अच्छा अब फेलियर, मैंने कहा जब तक वो फॉल्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा सिस्टम फेलियर में नहीं जाएगा, लेकिन पता ये चला कि 3 साल हो गए सिस्टम में वो फॉल्ट है, लेकिन सिस्टम कभी फेलियर स्टेट में नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसकी रीज़न ये होगी कि हमने जो रिक्वायरमेंट रखी थी वो ये थी कि सिस्टम जो है माशाल्लाह से वो एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसके कम से कम कंसेक्टिव 2 सेमेस्टर में 4 CGPA हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा शहजादी नहीं मिली जिन्होंने कंसेक्टिव 2 सेमेस्टर में 4 CGPA ले लिया। 3 साल के बाद 3 साल के बाद 7th 8th सेमेस्टर में एक बच्चे ने हिम्मत की और उसके कंसेक्टिव 2 सेमेस्टर, अब यहाँ पे वो जो रूटीन या मेथड लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ और सिस्टम फेलियर स्टेट में चला गया। और वो फेलियर स्टेट क्या होगा कि भाई वो कहेगा जी इस बच्चे को तो 5 लाख रुपए के इनाम दो, आपने ये कहा था, जबकि 5 तो नहीं, हम तो 50,000 कहा था। तो ये सिस्टम अब फेलियर स्टेट में चला गया, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर टेस्टर जो हैं वो इस फॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको रेक्टिफाई करेंगे। तो ये है जी इनके बीच में रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बीच में। अब टेस्ट केस क्या होता है? टेस्ट केस में हम सिंपली ये करते हैं कि हम सिस्टम को इनपुट देते हैं और इनपुट देने के बाद हम उसके आउटकम को देखते हैं। आउटकम क्या होगा कि स्पेसिफिकेशन में कहा गया था कि सिस्टम की ये चीज़ है, एग्जांपल है जी, हम एक लोगन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन में कहा गया था अगर आप करेक्ट आईडी पासवर्ड देंगे तो आप लोगन हो जाएंगे। तो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसकी आउटकम आ गई। तो आउटकम के अगेंस्ट में हमने क्या किया, सिस्टम को इनपुट देने के बाद उसकी आउटपुट देखना, आउटकम देखना, ये सब की सब चीज़ें हम उसको जो चीज़ को कहते हैं उसको हम कहते हैं जी टेस्ट केस। तो इसका मतलब है टेस्ट केस में क्या क्या होगा, इनपुट्स होंगी, आउटकम होगी, टेस्ट डॉक्यूमेंट होगा, कमांड्स होंगी, तो बल ये सब के सब चीज़ें हम टेस्ट केसेस की तरफ मूव करेंगे, आगे आ जाएगा। जब हम टेस्ट केसेस को कलेक्ट कर लेंगे, मल्टीपल टेस्ट केसेस का एक डॉक्यूमेंट डेवलप कर देंगे, तो उसको कहते हैं जी टेस्ट सूट। आई होप जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसका सूट है, लेकिन उसके अंदर टेस्ट केसेस क्या हैं, उसके अंदर बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, एंड बहुत सी उसमें सॉफ्टवेयर हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर मिलके एक पूरा सूट डेवलप करते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि डिफरेंट टेस्ट केसेस हैं, उन टेस्ट केसेस को जब हम इकट्ठा कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी टेस्ट टेस्ट सूट। आई होप कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग में आ गया। अब जी टेस्ट ओरेकल क्या होता है? एक तो ओरेकल जो आपने सुना होगा वो नहीं है। ओरेकल का मतलब है एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा सिस्टम जो ये श्योर करेगा कि भाई ये इनपुट दी, ये आउटपुट आई, जबकि ये एक्सपेक्टेड थी, मतलब एक्सपेक्टेड थी कि आपको लॉगिन होना चाहिए लेकिन आप लॉगिन नहीं हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेविएट कर गया आपका सिस्टम। तो ओरेकल वो बंदा हो सकता है, वो प्रोसेस होता है, वो प्रोग्राम हो सकता है, वो बॉडी हो सकती है, ये चीज़ चेक करेगी कि क्या एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करेगी कि ये इनपुट के अगेंस्ट में सिस्टम के एक्सपेक्टेड आउटपुट अब वो आई के लिए आई, ठीक है। उसको टेस्ट ओरेकल कह देते हैं। इसको भी आगे जाके फर्दर डिटेल में मजीद मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। फिर हमारे पास आते हैं टेस्ट डेटा। टेस्ट केस कहता है कि करेक्ट आईडी दें, करेक्ट पासवर्ड दें और सिस्टम की आउटकम देखें। रॉन्ग आईडी दें, करेक्ट पासवर्ड दें, सिस्टम के आउटकम देखें।
करेक्ट आईडी दें, रॉन्ग पासवर्ड दें, सिस्टम का भी देखें क्या बना। रॉन्ग आईडी दें, रॉन्ग पासवर्ड दें, तो ये 4 टेस्ट केस मैंने बता दिए। लेकिन जो मैंने कहा कि करेक्ट आईडी इंसर्ट करें, करेक्ट पासवर्ड दें, तो जो चीज़ हमने वहाँ पे प्रोवाइड की है वो है जी डेटा। आपने अपना ईमेल लिखा, ईमेल आपका डेटा है। आपने जो पासवर्ड लिखा, पासवर्ड आपका डेटा है। तो टेस्ट डेटा कहते हैं कि जो वो इनपुट जो डिवाइस की गई है उस सॉफ्टवेयर के लिए, उसको सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, जैसे हाँ अभी मैंने एग्जांपल दी कि आईडी पासवर्ड, तो जो डेटा उसमें लगाया गया है वो हम कहते हैं जी कि टेस्ट डेटा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में चीज़ें लिंक करते हैं। टेस्ट केस, टेस्ट केस आउटकम के बगैर नहीं चलेगा। आउटकम कहाँ से आएगी? स्पेसिफिकेशन से। उसके बाद टेस्ट ओरेकल, ठीक है, जो ये डिफाइन करेगा कि ये सॉफ्टवेयर सही वेरीफाई करेगा। तीसरे नंबर पे उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए टेस्ट डेटा। तो टेस्ट उसकी बात भी कर लेते आउटकम की, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि एक्सपेक्ट क्या किया गया है और उस टेस्ट का रिजल्ट क्या गया है, ठीक है। तो इस किस्म की सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी लोगों सिस्टम की, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये ज़रूरी नहीं है कि आउटकम और आउटपुट सेम आए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आउटकम का मतलब है कि स्पेसिफिकेशन ये कहती है कि आपको करेक्ट आईडी और करेक्ट पासवर्ड पर लॉगिन कर देना चाहिए। आउटपुट क्या है कि आपने करेक्ट आईडी और करेक्ट पासवर्ड दिया, सिस्टम ने लॉगिन नहीं किया, तो जो सिस्टम ने रन टाइम पे बिहेवियर शो किया दैट इज आउटपुट। तो दोनों में डिफरेंस है। आउटकम है कि आउटपुट आया क्या है, बेसिकली रिजल्ट इस चीज़ का। तो इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो टेस्ट केस में दोनों दिखते हैं कि आउटकम क्या थी, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या थी और सिस्टम ने आउटपुट क्या शो की। ये दोनों को अगर इन दोनों में डिफरेंस होगा तो सिस्टम हमारा हमारा टेस्ट केस तो सक्सेसफुल होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर फेलियर होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर हमने फॉल्ट निकाल लिया इसमें से, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड आउटकम जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सपेक्टेशन क्या की जा रही थी, ये सब चीज़ें मैं अभी आपको एनालिसिस करके बता चुका हूँ। आई होप कि ये कुछ नया नहीं होगा। ओके, अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें से हम जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे काम आएगा। एक जो सॉफ्टवेयर है, जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, ये एक बड़ा ट्रिकी सा काम है। एग्जाम्पल है, अभी जो आप लोगों ने एग्जाम्पल दी थी हमने CGPA वाली, अब आप ज़रा सोचेगा कि इसको कैसे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अब इसमें हमने कहा कि 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर्स में आपका CGPA जो है वो 4 होना चाहिए, तब जाके 50,000 इसको मिलेगा। तो अब इसमें आउटकम है जी 50,000, ठीक है। लेकिन वो 50,000 रिजल्ट तक जाने के लिए आपको टेस्ट केस डिवाइस करना पड़ेगा। और वो टेस्ट केस क्या होगा कि आपने 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर्स में 4 CGPA लेना है। अब जरा सोचे आप ये काम कैसे करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे जी कि ऐसा करो कि पहला और दूसरा सेमेस्टर देख लो, दूसरा और तीसरा देख लो, तीसरा और चौथा देख लो, चौथा और पांचवा देख लो, पांचवा और छठा देख लो, छठा और सातवां देख लो, सात और आठवां देख लो। लेकिन अगर वो शहजादा माशाल्लाह बिल्कुल पढ़ाई में आला लेवल पे जा चुका है, तो फिर हमें शायद उसको आठवां नौवां भी देखना पड़े। मजीद उसने एफर्ट किया तो नौवां दसवां देखना पड़े, आखिर का नौवां दसवां देखना पड़े, दसवां ग्यारहवां देखना है, 11th एंड 12th देखना पड़े। 12th के बाद अगर अगली बात, अगर 12th में जाके उसने 4 CGPA ले लिया तो हम 13 देखेंगे नहीं। तो अब क्वेश्चन है कि इसको डिवाइस कैसे करना है यार, इतनी ज़्यादा एंड ऑपरेटर लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ज़रा सोचिए कैसे होगा। लिहाजा टेस्ट केस लिखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत ट्रिकी बिजनेस है, और ये एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है आपसे, ठीक है। अब इसमें मैंने क्यों कहा ऐसा, उसकी रीज़न ये है कि देखें, जो आपका डेवलपर था उसने सॉफ्टवेयर को डेवलप करके आप मूव करके आगे चला गया या आपको दे गया है। अच्छा, अब उसने इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया कि 2 सेमेस्टर में 4 CGPA, ठीक है। अब आपने किसी तरह से, आपकी सक्सेस क्या है, आपने कुछ ऐसा डेटा दिया जिसके थ्रू आपका वो सिस्टम फेलियर स्टेट में गया।
एक सक्सेसफुल टेस्ट केस वो होता है जो कोई ना कोई एरर पकड़ ले, जो कोई ना कोई फॉल्ट को आइडेंटिफाई कर ले, हम उसे कहते हैं कि ये है जी सक्सेसफुल किस्म का टेस्ट केस। ठीक है, अब सक्सेसफुल टेस्ट केस के लिए आपने ये काम कैसे करना है, तो ये ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। अब आप देखें डेवलपर क्या करेगा, डेवलपर ये करेगा आपका CGPA लेगा, जिस सेमेस्टर में CGPA आ गया, फर्स्ट करें आपका 5th सेमेस्टर में CGPA 4 आ गया, तो वो क्या करेगा 4 का एक फ्लैग ले लेगा, वो सिंपली क्या करेगा, वो कहेगा कि अब 5th के बाद 6th सेमेस्टर में दोबारा देखेगा कि क्या आपका CGPA 4 आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो पीछे वाला भी जो उसने फ्लैग तो उसको रीसेट करके फॉल्ट में ले जाएगा। तो उसने तो आसानी के साथ कोड कर लिया, अब आपने इसको वेरीफाई करना है कि भाई ये वाकई 50,000। अच्छा, अब आपने क्या क्या वेरीफाई करना है कि 2 कंसेक्टिव सेमेस्टर 4 CGPA दूसरे नंबर पर, और इस दोनों चीज़ों के मीट होने से आउटकम भी 50,000 आनी चाहिए। आपने ये तीनों चीज़ें को कॉम्बिनेशन टेस्ट करना है। तो अगेन ये आपसे क्रिएटिविटी डिमांड करती है टेस्ट केस लिखना, और ये एक छोटी सी एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स तो उसमें मल्टीपल होती है जो आपने टेस्ट करनी होती है। तो इसलिए आपकी जो आउटकम है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आउटकम कहाँ से आएगी, स्पेसिफिकेशन से आएगी। तो लिहाजा अगर स्पेसिफिकेशन में ही फॉल्ट है, अगर आपने सॉफ्टवेयर को वेरीफाई ठीक नहीं किया, अगर स्पेसिफिकेशन में गलती नहीं पकड़ सके, तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन भी गलत होगी, टेस्ट केस भी गलत हो गया, सिस्टम डेफिनेटली प्रॉब्लम में चला गया। तो ये आपस में चीज़ें टाई अप हैं जिसके बगैर हम नहीं चल सकते। तो ये हमारा यहाँ पे बताना मकसद था। आई होप कि अब आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से क्या ताल्लुक है। मैं हमारे यहाँ पे लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा वाटरफॉल आपसे कहता है सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जब सारी रिक्वायरमेंट्स ले चुके हों तो फिर मतलब पहले हाई लेवल डिज़ाइन करें, फिर लो लेवल डिज़ाइन करें। हाई लेवल का मतलब उसमें हाई लेवल पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, और लो लेवल में फिर हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न और इसकी बात करते हैं। अच्छा, लो लेवल के ऊपर फिर हम जब ये सारा काम हो चुका हो, मैं ये कह रहा हूँ जब ये सब काम हो चुका हो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी डिज़ाइन कर रहे हैं साथ ही कोड भी शुरू कर दे, तो साथ वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। तो फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास है कि उसको इम्प्लीमेंट करें, कोड करें। जब सारी कोडिंग कर चुके हों तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें, हर स्टेप को वेरीफाई करें, और जो वेरीफाई कर चुके हों तो फिर उसको मेंटेनेंस स्टेज पे ले जाएं। अब आप देखें इस प्रोसेस को, मतलब इसको देखें, तो ये हमसे डिमांड करता है वाटरफॉल कि भाई आप टेस्टिंग उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप ये तीनों के तीनों काम ना कर चुके हो। ये हमें परमिशन ही नहीं देता टेस्टिंग करने की जब तक हम ये सारे काम ना कर चुके हैं। चलिए आ जाते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है जी स्पायरल मॉडल। तो स्पायरल मॉडल स्टार्ट हुआ, तो इसका जो ये वाला पोर्शन आपको नज़र आएगा, ये प्रोटोटाइपिंग वाला सबका है, लेकिन इसका जो ज़्यादातर मकसद है रिस्क है और इसके बाकी सब चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है जी, बेसिकली स्टार्ट यहाँ से होता है, ये जो भी स्टार्ट होगा तो वो इसमें लेके चलेंगे, फिर कोड है, डेवलपमेंट, मतलब ये प्रोफेशनल मॉडल पढ़ाना मकसद नहीं है। इसके मुताबिक अगर आप ज़रा गौर कीजिएगा, जब आप तशरीफ़ लेके आते हैं इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में, तो इस वाले पोर्शन में ही कोड हो रहा है, इस वाले पोर्शन में ही यूनिट टेस्ट हो रहा है, इसी में ही इंटीग्रेशन टेस्ट हो रहा है, इसी में ही एक्सेप्टेंस टेस्ट हो रहा है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको वो प्लानिंग नज़र आएगी कि सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन कैसे करनी है, बाकी सब चीज़ें। लेकिन ये पोर्शन के अलावा हम बाकी टेस्टिंग वाला फोकस नहीं कर सकते, ना हम यहाँ पे कर सकते हैं, ना हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये बातें बताने का मकसद क्या है आपको, ये बातें बताने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिपेंड करती है कि कौन से वाला प्रोसेस मॉडल फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेस्टिंग होगी। एजाइल की बात कर लेते हैं, एजाइल में तो कहानी बिल्कुल चेंज है। एजाइल आपसे कहती है रिक्वायरमेंट ले, अभी आप रिक्वायरमेंट ले रहे तो साथ ही डिज़ाइन करके कोड करना शुरू कर दें, अभी आप कोड करें तो साथ में इसको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना शुरू कर दें। और इम्पोर्टेंट क्या है जी, एजाइल के अंदर हम एक फॉलो करते हैं टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट, TFD। उसमें क्या होगा, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा, TDD जिसे हम कहते हैं, वो आपसे क्या कहता है जी कि फंक्शनैलिटी अचीव करने से पहले सॉफ्टवेयर को
और टेस्ट केस लिखें। तो बताने का मकसद ये है कि हमारी जो टेस्टिंग की एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लाइफ साइकिल पे। जिस किस्म जो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस को फॉलो करे डेवलपमेंट साइकिल को, हमारे टेस्ट केस उसी पे डिपेंडेंट है। अब क्वेश्चन है कि हम किसके साथ चलेंगे इस कोर्स में। तो इस कोर्स में डिपेंड करता है प्रोसेस मॉडल पे, उसके हिसाब से हमारी भी डिसीजन में चेंज आ जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं करूँगा, किसी को फॉलो नहीं करूँगा। मैं जेनेरिक किस्म के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं एजाइल पे चला गया, डबल ओ की तरफ चला गया, तो बिल्कुल सब चीज़ें मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगी। तो जेनेरिक लेवल पे, जनरल लेवल पे, एक आप कह लें कि इंटरमीडिएट लेवल पे जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, हमारा वो फोकस होगा, ना कि डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिपेंड करते हुए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ेंगे। तो ये बताना मेरा यहाँ पे ये मकसद था। ये मैंने सब चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है कि ये सब चीज़ें क्या हैं और जो भी इसमें हमारे पास आएगा, ठीक है। तो आइडियली ये है कि हम फॉलो करें वी मॉडल। वी मॉडल के अंदर अगर आपको याद हो तो हम कुछ ऐसे एक वी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हमारा आ जाता है रिक्वायरमेंट, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन और कोड। और ये वाला जो पोर्शन आपको राइट साइड पर नज़र आता है, इसके अंदर जनाब हम लेके आते हैं सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग वाला पोर्शन, ये वाला। अब इसमें लिंक अब मैंने आपको दिखाया था वेरिफिकेशन वैलिडेशन के लिए, उसमें लिंक अभी आता है कि जब आप रिक्वायरमेंट करते हैं तो साथ ही आपके पास यहाँ पे आ जाती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जब आप इसमें आ जाएंगे हाई लेवल डिज़ाइन पे, फिर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग पे आ जाते हैं। लो लेवल डिज़ाइन पे आएंगे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे आ जाते हैं। सिस्टम कोडिंग की तरफ आते हैं तो हम यूनिट टेस्टिंग पे आ जाते हैं। तो आइडियली ये है कि हर फेज़ के ऊपर टेस्टिंग अक्कर हो। तो जो वी मॉडल है, तो मेरे ख्याल में वी मॉडल एक बेहतरीन ऑप्शन है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सॉफ्टवेयर के कुछ मिथ है जो अभी मैं आपसे डिस्कस करके आ रहा हूँ। मिथ है, जैसे हमारे यहाँ पे एक मिथ बन गई है कि अगर घर से निकले आगे से बिल्ली गुजर जाए तो आप वापस चले जाएं। इस किस्म की मिथ हमारे पास डेवलप हो चुकी है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी आपको कुछ मिथ नजर आएंगे, तो वो बहुत सी मिथ हैं। मैंने आपको सिर्फ 2 मिथ डिस्कस करूंगा, बाकी इसमें नहीं है। मिथ नंबर 1, एक सक्सेसफुल टेस्ट केस कौन सा होगा। मैंने अभी आपको बताया, एक सक्सेसफुल टेस्ट केस वो होगा जो कम से कम एक या एक से ज़्यादा फॉल्ट्स को डिस्कवर कर ले। आप मसला आप अब आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि जिसने एक सॉफ्टवेयर को कोड किया वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ये आपका फोकस नहीं है। अब आपका फोकस है कि भाई मैंने तुम्हारे इस कोड किए में से, लिखे हुए में से कोई ना कोई गलती पकड़नी है। अगर आप गलती पकड़ लेते हैं तो देन यू आर अ सक्सेसफुल टेस्टर। और अगर कोई गलती नहीं पकड़ी जाती तो वो एक सक्सेसफुल डेवलपर है, आप एक अच्छे टेस्टर नहीं है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे कंपटीशन है जो आपने लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब हमारे पास है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की टेस्टिंग करनी होती है तो फिर हम वैलिडेशन करेंगे, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। फिलहाल वेरिफिकेशन जो टॉप लेवल पे हमारे पास आएगा, ठीक है। और कौन सी वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन हमें बताया, वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारा फोकस स्टैटिक होगा, डायनामिक नहीं, ठीक है जी। तो आगे जाके देखेंगे। तो ये था जी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की मिथ। डिफेक्ट टेस्टिंग की मिथ क्या है। डिफेक्ट टेस्टिंग में आपने प्रोग्राम के अंदर डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अब डिफेक्ट जरा सोचिएगा, वो एरर, फॉल्ट, फेलियर क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई इनॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं। इनॉर्मली क्या है, इनॉर्मली ये कि आपने एक वेरिएबल लिखा, आपने कहा जी कि स्ट्रिंग कंट्री नेम, और फिर आपने देखा कि कंट्री नेम कहीं भी नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। आपने ये क्या भाई, आपने कंट्री नेम लिख के यूज़ नहीं किया तो फिर लिखा क्यों इसको। तो दूसरे नंबर पे देख लेते हैं, आपने कहा जी इंटीजर एज, आगे जाके आपने एज भी डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आप कहेंगे यार एज फिर आ गया, ऊपर भी एज था, रीडिफाइन हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है कि आपने जी एक ब्रेसेस क्लोज हुई, आपका इंटीजर एज वाला सिस्टम से मेमोरी से लीक आउट हो गया, ख़त्म हो गया, आपने फिर इसको यूज़ कर लिया। तो कोई ना कोई नॉर्मली ऐसी है जो आपने आइडेंटिफाई करनी है, वो हमारे पास डिफेक्ट किया जाए। डेटा डिफेक्ट आगे जाके हम डेटा डिफेक्ट की बात भी करेंगे, एक कोड डिफेक्ट की बात भी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, टेस्ट शोज प्रेजेंस
नोट द एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट्स। ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कुछ दो मिथ हैं जो आपने जिसके साथ चलना है, अगर नहीं चलेंगे तो वी आर इन प्रॉब्लम। अच्छा जी, टेस्टिंग कुछ फिलोसफीज हैं। पहली फिलोसफी है जी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सॉरी वाइट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग आपसे क्या करता है, ये टेस्टिंग जो है ये टोटली डिपेंड करती है आपके सोर्स कोड के ऊपर। अच्छा, अब दो चीज़ें हम करते हैं टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। पहले को हम कहते हैं जी टेस्ट सिलेक्शन, और दूसरे को कहते हैं एडिक्वेसी क्राइटेरिया। ये दोनों चीज़ें मैं डिटेल में आगे जाके आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल टेस्ट सिलेक्शन में अपने टेस्ट सिलेक्शन में हमने कहा कि ये दो काम के लिए हम जब सोर्स कोड को ले लेंगे, कि इस सोर्स कोड को देखते हुए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे, उसे कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसका जो दूसरा नाम है उसको प्रोग्राम बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं, ग्लास बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। उसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन ज़्यादातर जो इसको WB मतलब वाइट बॉक्स टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से है। तो जब हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहेंगे, इसका मतलब है हम सोर्स कोड को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेकर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो अब इसमें देखना क्या है, अब हमने देखना है जी कि सॉफ्टवेयर कैसे इंप्लीमेंट हुआ, कौन कौन से इसमें कंट्रोल्स थे, कौन कौन से इसमें डेटा स्ट्रक्चर्स आई, कहाँ पे मेथड डिक्लेयर हुआ, कहाँ पे मेथड कॉल हुआ, किस मेथड ने किस मेथड को यूज़ किया, ये सब काम हमें चाहिए होगा। अब इसकी एक लिमिटेशन भी है, ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है। अगर आप वाइट बॉक्स टेस्टिंग करना चाहते हैं तो जो टेस्टर है उसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसने सोर्स कोड को जाकर टेस्ट करना है और उस बेचारे को प्रोग्रामिंग ही नहीं आती, प्रोग्रामिंग का नॉलेज ही नहीं है, प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, तो वो सोर्स कोड को टेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये है। अच्छा, अब जो टेस्टर है वो अज्यूम कर चुका होगा कि सोर्स कोड फुली इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे टेस्टर ये देखने के लिए नहीं आया कि कितना सोर्स कोड इम्प्लीमेंट हो गया है, स्पेसिफिकेशन के हवाले से कितना नहीं हुआ, वो ये देखने के लिए नहीं आया। वो सोर्स कोड को जैसे लिखा गया है, जो कोड को लिखा गया है, वो ये देखने के लिए आया कि वो कोड ठीक लिखा गया कि नहीं। वो ये नहीं देखने के लिए आया कि यहाँ पे यार ये तो तुमने कोड कर दिया, ये तो स्पेसिफाई हुआ ही नहीं था। ये चीज़ देखने के लिए मैं नहीं आया यहाँ पे वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, वो उसके लिए कुछ और दुनिया है। अच्छा, अब इसका बिल्कुल उलट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स का मतलब है सिर्फ सिस्टम की फंक्शनैलिटी देखो, मतलब स्पेसिफिकेशन देखो, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन देखो, उसमें से देखो ये इनपुट देनी है, ये इसकी आउटपुट आनी चाहिए, बस। इसके अंदर वाली दुनिया हमारे लिए ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता इसके अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है, स्पेसिफिकेशन। वाइट बॉक्स में रेफरेंस क्या था, सोर्स कोड। तो इसीलिए जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, इसका दूसरा नाम है वो स्पेसिफिकेशन बेस्ड टेस्टिंग भी है और फंक्शनल टेस्टिंग भी है। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं, वो कौन सी हैं। ठीक है, नंबर 1, आपने जो प्रोग्राम किया होगा उसको लेना एज अ ब्लैक बॉक्स। मसलन आपने फेसबुक की एप्लीकेशन डेवलप की है, लोगन सिस्टम या कुछ भी डेवलप किया है, तो आप वहाँ पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड होने के बाद प्ले हो जाती है, ये एक फंक्शनैलिटी है। अब आपने ये नहीं देखना कि भाई वीडियो कैसे अपलोड हुई, कैसे इसको अच्छा किया गया, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट की गई, कैसे इसकी रिड्यूस किया गया इसके साइज़ को, कैसे इसकी क्वालिटी इंप्रूव की, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है भाई। हम सिंपली स्पेसिफिकेशन कहती है कि आपका सिस्टम जो है वो यूज़र को अलाउ करेगा कि एक वीडियो अपलोड करने के लिए। अब हम ब्राउज़ करेंगे, एक वीडियो लेंगे, उसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद जब अपलोड हो जाएगी, प्ले करेंगे, होगी, तो हमारा काम ख़त्म। हमारी इसी लिहाजा हमारे पास जो वो प्रोग्राम हुआ एक ब्लैक बॉक्स है, इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं है। ओके, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है सॉफ्टवेयर, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपने भाई जिस मर्जी टेक्निक को फॉलो किया, जिस मर्जी डिसीजन को फॉलो किया, आपने जिस मर्जी डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो किया, आप जैसे मर्जी आपने किया, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो है वो है जी एंड यूज़र पर्सपेक्टिव, क्योंकि एंड यूज़र ने जो उसका यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को टेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन है, मैंने ये क्यों कह दिया कि उसके एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सॉफ्टवेयर को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन कौन दे रहा है, यूज़र। तो एंड यूज़र ने जो आपके लिए काम करना है जनाब, वो इसलिए हमें ये चीज़ यहाँ पे चाहिए होगी। ओके जी, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया प्रिसाइज नहीं होता, तो इसकी भी इतनी टेंशन ना लें। और टेस्ट प्लानिंग कैन बिगिन अर्ली। तो देखिए, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने से पहले उसकी टेस्ट प्लानिंग होती है, जैसे अभी आपने उसमें देखा स्पाइरल मॉडल में, प्लानिंग के बाद हम टेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं।
तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट वो यही है कि दुनिया ब्लैक बॉक्स है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हमें से नहीं है, हम सिस्टम को देखना चाहते हैं एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से। अल्लाह खैर सलाह। अब क्वेश्चन बच्चों ये है कि इन दोनों में से कौन सी अप्रोच बेहतर है? क्या हम ब्लैक बॉक्स को सिर्फ देखें, या हम सिर्फ वाइट बॉक्स को देखें, या हम दोनों को देखें? और अगर हम दोनों को देखें तो ज़्यादा किसको सुपीरियर, ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? ये एक रिसर्च क्वेश्चन है, ये एक आपसे क्वेश्चन, इस पर सोचिएगा। सोचने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस करेंगे बेसिकली कि मेरे ख्याल में इसका आंसर क्या है। मैंने कहा मेरे ख्याल में पॉसिबल है, आप थोड़ा सा इस पर, लेकिन मैं आपको दोबारा मैथमेटिकली प्रूव करूँगा अगर आपने लास्ट लेक्चर को ठीक ले लिया है। तो अगर आपने उसको प्रोग्राम बिहेवियर को ठीक समझ लिया है तो आप इसका आंसर बड़े आसानी के साथ बड़े अच्छे तरीके से दे सकेंगे कि विच अप्रोच इज़ बेटर, और कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए। और अगर आपने लास्ट लेक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ा था तो फिर ये इसमें प्रॉब्लम है। चलें, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक आखिरी चीज़ डिस्कस करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, ब्लैक बॉक्स में और वाइट बॉक्स में, दोनों में डिफरेंस क्या है। इस डिफरेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जनाब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दोनों में जो रियल डिफरेंस है वो नंबर एक, मैंने आपसे क्या कहा था कि इन दोनों के अंदर हमने टेस्ट सिलेक्शन और एडिक्वेसी, इन दो जगह पर डिफरेंस आया। जब हम लोग टेस्ट केस लिखेंगे वाइट बॉक्स का तो वो टेस्ट केस कहाँ से आएगा, उसके कोड से, सोर्स कोड से। और जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेंगे तो वो टेस्ट केस कहाँ से लिखेंगे, स्पेसिफिकेशन से। तो दोनों में मेजर डिफरेंस है, दोनों में लिख टेस्ट केस ही रहे, लेकिन टेस्ट केस का सोर्स चेंज हो गया। अब एडिक्वेसी का मतलब फिलहाल आप ये देख लें कि टेस्ट केस मैं कौन सा ऐसा आसान सा वर्ड यूज़ कर लूँ ताकि आप, वैसे मैंने वो आपने भी, अब हमने ग्राफ्स नहीं पढ़े ना, जिसकी वजह से एडिक्वेसी थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए पास होगा। आसानी के लिए आप ये करें कवरेज, इसकी कवरेज कहाँ तक हम चलेंगे, लेकिन कवरेज 100% इसका आंसर नहीं है, लेकिन फिलहाल ये समझे ये है, ठीक है। ओके जी, इन दोनों केसेस में, दोनों केसेस में अगर आप, इसमें कॉमनलिटी क्या है ये बता सकते हैं? तो कॉमन चीज़ क्या है दोनों में, ये तो डिफरेंस बता दिया। कॉमन ये है कि जब हमने टेस्ट केस सेलेक्ट किया, वाइट बॉक्स के टेस्ट केस में हमारे पास कोड था, और ब्लैक बॉक्स के टेस्ट में हमारे पास स्पेसिफिकेशन थी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कोड कहाँ से देख के लिखा गया था? कोड देख के लिखा गया था डिज़ाइन से, ऐसे ही है। मैं बैक ट्रेस कर, रिवर्स इंजीनियरिंग करने लगा हूँ। डिज़ाइन से कोड किया था, डिज़ाइन कहाँ से किया था? डिज़ाइन जनाब स्पेसिफिकेशन से किया था। तो इसका मतलब है दोनों बेसिकली टॉप लेवल पे स्पेसिफिकेशन पे ही डिपेंड कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन पे चली जाती है, वाइट बॉक्स ऑल्टरनेटिवली स्पेसिफिकेशन तक जाती है। तो ये दोनों में कॉमनलिटी है और दोनों में डिफरेंस है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जिस चीज़ की बात की वो थी, कुछ बेसिक डेफिनेशन देखी हैं उसमें से एरर, एरर से निकलती है जी फॉल्ट, फॉल्ट लीड करता है फेलर को, और फेलर लीड करता है हमें डिबग जाना पड़ेगा। उसमें से हमने देखा टेस्ट केस, एक सिंगल टेस्ट केस जब मल्टीपल कर देंगे टेस्ट सूट बन जाएगा, और एक ऐसा बंदा बॉडी प्रोग्राम जो ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोग्राम को ये डेटा दिया गया था इसकी आउटपुट ठीक आई कि नहीं, टेस्ट फेल हुआ, वो कामयाब हुआ, वो टेस्ट ओरेकल है। एक टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए टेस्ट डेटा चाहिए, और टेस्ट डेटा ये सब के सब चीज़ें हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटकम जो हम उम्मीद करते थे आनी चाहिए वो स्पेसिफिकेशन से आई थी। उसके बाद हमने देखा कि मैंने कहा कि हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं पढ़ेंगे, कुछ पहले डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को नहीं लेके चलेंगे। फिर हमने टेस्टिंग और टेस्ट डिफेक्ट के हिसाब से कुछ मिथ को देखा। फिर हमने कुछ फ़िलासफ़ी को देखा, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स को। इसमें हमने देखा सोर्स कोड को फॉलो किया जा रहा है, इसमें हमने देखा स्पेसिफिकेशन को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन एट दी एंड दोनों स्पेसिफिकेशन को ही मीट करते हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई आइडेंटिफिकेशन है, कोई इश्यूज़ हैं, यू आर वेलकम टू आस्क। और अगर फिर भी कुछ मसले मसाइल आपके माइंड में आते हैं तो अगर फर्ज के अभी माइंड में नहीं आ रहे तो आप बाद में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग,
अगर आप यहाँ से दुनिया को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करते हैं, रिक्वायरमेंट से करते हैं ना। अगर मैंने आपसे क्या बताया था कि दुनिया में बहुत सी जो सॉफ्टवेयर में गलतियाँ आई हैं वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की वजह से आई हैं। अगर सॉफ्टवेयर को सही तरह पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, रिक्वायर लिखी प्रॉपर नहीं लिखी गई, तो ये ड्रिल डाउन होगी टेस्टिंग तक। कैसे? अब मैंने यहाँ पे प्रूव हो गया है कि कोई भी टेस्टिंग जब हम करते हैं वो स्पेसिफिकेशन बेस करते हैं कि स्पेसिफिकेशन ही गलत है, स्पेसिफिकेशन में ही प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकेशन में ही एरर है, तो फिर आप कहाँ जाएं? तो ये है जी वो चीज़ जो आपको देखनी पड़ेगी। लिहाजा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। अगर मेरा बिलीव है कि अगर ये ठीक हो जाए तो बहुत सी मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स यहीं पे हैंडल हो जाते हैं। लिहाजा वेरिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों? वेरिफिकेशन में हम ये वेरीफाई करेंगे कि रिक्वायरमेंट ठीक तरीके से लिख दी गई है। अगेन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको रिक्वायरमेंट चीनी को डिटेल में फर्दर पढ़ाना शुरू कर दूं, वरना आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा बीच बीच में जहाँ पे आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो आप तक पहुँचाऊँ। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम। अगर अगर आपके माइंड में अभी क्वेश्चन है तो बाद में पूछ लीजिएगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह आपका हामी नसर और अल्लाह पे रहमत करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।